मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, नई सरकार सम्राट चौधरी की सरकार आई और जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 22 बिंदुओं पर स्वीकृति दी गई और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप किया जाएगा उसको लेकर, और उसको लेकर चर्चाएं भी बड़ी तेज है। कारण कि 30 मार्च 2027 तक यह जो 11 शहरों में चिन्हित जगह हैं वहाँ पे जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, मतलब कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। और इसको लेकर तमाम तरह के भ्रम लोगों में फैले हुए हैं। आज इसको लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक बैठक की और बैठक के बाद विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार जो वरिष्ठ आईएएस हैं, उन्होंने प्रेस को इसकी पूरी जानकारी दी, पूरी विस्तृत रूप से जानकारी दी कि इसमें क्या, कैसे और किन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा। लेकिन मित्रों, ये सारी जो जानकारियां दी गई हैं उसके बावजूद कुछ प्रश्न हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी के समझ के बाहर है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ मामला फंस सकता है, और अगर इन चीज़ों को सरकार या विभाग नहीं देखती है, नहीं चेतती है इन गलतियों पर, उस स्थिति में ये जो सैटेलाइट टाउनशिप है यह हो सकता है कि पूरा हो जाए योजना, लेकिन लोगों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा बहुत से जगह पे, कई प्रोजेक्ट पर जहाँ भूअर्जन होता है वहाँ आप देखते होंगे। हालांकि यहाँ पे सीधे भूअर्जन की बात नहीं कही गई है। देखिए, सबसे पहले जो विनय कुमार प्रधान सचिव हैं, उन्होंने जो बातें कहीं उसके तहत ये कहा कि जैसे भूअर्जन होता है उसमें तमाम ज़मीन ले लिया जाता है और बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो भूमिहीन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भूमिहीन होने नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जितनी ज़मीन ली जाएगी उसका 55% डेवलप करने के बाद वह जगह उनको दे दिया जाएगा। तो एक बात यह है जो एक अच्छी बात है, 55%, मतलब जब ज़मीन डेवलप कर दिया जाता है, और ख़ासकर वैसे ज़मीन जो सड़क के किनारे नहीं हो, सड़क के पीछे हो या जिसमें रास्ता नहीं जाता है, उस ज़मीन को जब इस प्रोजेक्ट में लिया जाएगा और डेवलप कर दिया जाएगा, चूँकि हर प्लॉट के साथ नाली होगा, बिजली होगी, सीवरेज की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, वैसे में सारे ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा और रेट कई गुना बढ़ जाएगा, इसमें भी कहीं शक व शुबा नहीं है। लेकिन इसमें और क्या मामला है उसको भी बताएंगे जो परेशानी का सबब बन सकता है। उसी तरह जो प्रक्रिया है, उन सारे प्रक्रिया को देख रेख के लिए जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक टीम बनाई जाएगी। यहाँ क्या गड़बड़ी होगी यह भी मैं बताऊंगा, और साथ में एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है कि अगर आपको कोई शिकायत होती है तो आप उस ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराएं और उसका निदान पाएं। इसका क्या हश्र होने वाला है, इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है, इसलिए सारे चीज़ों को बड़े संजीदगी से समझने की ज़रूरत है, चूँकि इसमें लाखों की संख्या में जो किसान हैं, जो भूस्वामी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाले हैं, चाहे वो पॉजिटिव वे में देखिए या निगेटिव वे में देखिए। मतलब उससे उनका विकास होगा या उनकी परेशानियां बढ़ेंगी, कुछ भी हो सकता है। वैसी स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लेकिन इसके पहले विनय कुमार ने जो बातें कही हैं, इस बात को ज़रा समझ लीजिए कि उन्होंने क्या बातें कही। सबसे पहली बात है कि जो टाउनशिप बनने हैं वो काफ़ी प्लान्ड बनने हैं। प्लान्ड टाउनशिप का मतलब है कि ना केवल वहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज होंगी, बल्कि एक मुख्य आर्थिक गतिविधि भी केंद्र में होगा, जो 11 टाउनशिप है। और इसलिए सिर्फ टाउनशिप का विकास ही नहीं होगा, वहाँ पर जो इकोनॉमी है
उसको एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट मिलेगा। जो कृषि आधारित इकोनॉमी है उसकी जगह पर वहां पर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, उस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार बढ़ेंगे। और आमतौर पर जब स्ट्रक्चरल इकोनॉमी इकोनॉमिक शिफ्ट होता है तो फिर प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। दूसरी बड़ी बात है कि हम इस यात्रा में किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहली कोशिश हमारी होगी कि हर किसान जिसकी जमीन टाउनशिप्स के लिए आ रही है उनमें से किसी को भी भूमिहीन नहीं होना पड़े। आमतौर पर जब लैंड एक्विजिशन हम करते हैं तो किसानों की लगभग पूरी जमीन चली जाती है और जो वहां पर आर्थिक संरचना तैयार होती है उसका सीधे सीधे उनको कोई लाभ मिलता नहीं है और यह शिकायत प्राय रहती है। हम नए टाउनशिप्स का विकास लैंड पूलिंग के माध्यम से मोस्टली करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि बिहार में जो बीयूपीडी एक्ट है उसके तहत टाउन प्लानिंग स्कीम लागू करने का प्रावधान है। तो टाउन प्लानिंग स्कीम का जो उसकी मुख्य बातें वो ये हैं कि सबसे पहले हम एक प्रारूप प्रकाशित करेंगे एक टाउन प्लानिंग स्कीम की मैप के साथ, और समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन होगा और एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क है। उस प्रारूप प्रकाशन में हम आपत्तियां भी मांगते हैं और सहमति भी मांगते हैं। मुख्य बात यह है कि जब टाउन प्लानिंग स्कीम में किसान अपनी जमीन देंगे तो कम से कम 55% जमीन हम उनको वापस करेंगे, डेवलप करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो गांव या शहर बसते हैं बेतरतीब बसते हैं, तो किसी को सड़क मिलती है किसी को नहीं मिलती, कहीं से बिजली का खंभा जाता है कहीं नहीं जाता, कहीं नाली बनती कहीं नहीं बनती। तो बेसिकली अभी जो है एक किस्मत जैसी लॉटरी जैसी चीज होती है कि अगर आपकी जमीन सड़क के किनारे है तो आपकी जमीन की कीमत बहुत होगी, आपकी जमीन अगर पीछे है तो उसकी कीमत नहीं होगी। टाउन प्लानिंग स्कीम में जब लैंड पूलिंग होगी तो हम इस लॉटरी सिस्टम को या किस्मत को खत्म कर रहे हैं। हर एक प्लॉट के साथ सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज और बिजली के कनेक्शन कंपल्सरली दिए जाएंगे। साथ ही जब डेवलप प्लॉट होगा तो उसका 55% उसी भूमि मालिक को लौटाया जाएगा जिसकी जमीन ली गई है। मोटे तौर पर आमतौर पर जमीन की जो दरें बढ़ती हैं ऐसे इलाकों में जहां पर हमारे टाउनशिप प्लान आ रहे हैं, तो जमीन की कीमत लगभग 7-8 गुना हुई है पिछले 4-5 वर्षों में। हम जब सैटेलाइट सिटी बसा रहे हैं तो कम से कम जमीन की कीमत 10 गुना से ज्यादा होगी। अगर आज किसी की जमीन 1 लाख रुपए की है और अगर हम लैंड एक्विजिशन में लेते हैं तो आमतौर पर 4 लाख रुपए उसको देते हैं। कुछ और भी उनके साथ सुविधाएं हैं, बट जो लैंड एक्विजिशन के प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से करीब 4 गुना देते हैं, तो 4 लाख रुपए के आसपास उनको देते हैं। और कुछ और भी सपोर्ट हैं जैसे कुछ अलाउंसेस वगैरह हैं वो देते हैं। जब हम लैंड पूलिंग करेंगे तो एक जमीन की कीमत कम से कम 10 गुना बढ़ेगी, कम से कम 10 गुना बढ़ेगी। और जैसे पुनपुन जो सैटेलाइट सिटी हमारा पुनपुन के पास आने वाला है उसकी कीमत में कम से कम 20 गुना इजाफा होगा। तो अगर 1 लाख की कोई जमीन है, आज हम लैंड एक्विजिशन में 4 लाख देंगे, तो अगर हम लैंड पूलिंग करते हैं तो जमीन की कीमत 10 लाख मान लेते हैं, तो 10 लाख में हम 55% वापस लौटाएंगे, तो 5.5 लाख रुपए का सीधा सीधा भुगतान किसानों को होगा। प्लस उनको वो लैंड मिलेगी जो डेवलप्ड है, वो क्षेत्र मिलेगा जहां ग्रीन एरिया है, जहां बिजनेस एरियाज हैं, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो पूरा शहर प्लान उनको मिलेगा। तो पहली बात है कि जो किसान हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बना रहे हैं इस डेवलपमेंट, उनको हम वंचित नहीं कर रहे, किसी को भी भूमिहीन हम नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो भूमि का अप्रिसिएशन होगा उसका वो हक उनको मिलेगा। नंबर 3, हर प्लॉट रेगुलर साइज में होगा। प्लॉट को जब हम कंसोलिडेट करेंगे तो वहां पर बेहतर निर्माण हो पाएगा। साथ ही जो शहर बसेगा वहां पार्क, प्लेग्राउंड, कम्युनिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये हम मैंडेटली प्रोवाइड करेंगे। पूजा और उपासना के स्थल भी रहेंगे। और जो रोड और अदर कनेक्टिविटी के लिए लगभग 22% जमीन जाएगी, जाती ही है। जब भी कोई टाउन से बनाते हैं तो लगभग 22% जमीन जाती है। ग्रीन स्पेस, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए लगभग 5% जमीन जाएगी। जो कुछ ऐसे भी लोग होंगे उस शहर में अभी जहां पर रह रहे हैं जिनकी आजीविका लैंड पर सीधे सीधे है, लेकिन लैंड के मालिक वो नहीं है, उनके लिए भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए भी थोड़ी वहां पर हम लोग गुंजाइश रख रहे हैं इनको मकान देने की।
तो उनके लिए हमने 3% लैंड रखा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हम प्रोवाइड करेंगे जो उसी इलाके के। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमारा लगेगा, जैसे हम सड़कें बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, सीवेज नेटवर्क लगाएंगे, एसटीपी लगाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पानी पीने के पानी की जो व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक ग्रिड हम जो स्थापित करेंगे, तो इसके लिए जो हमारी प्लानिंग अथॉरिटी होगी वो 15% लैंड रखेगी। इस प्रकार 100% लैंड का हिसाब होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंसी, पहले हम ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे, ड्राफ्ट पर सहमति और ऑब्जेक्शंस लेंगे, एक मिनिमम नंबर में जब लैंड होल्डर्स तैयार होंगे तभी उस पर आगे हम बढ़ेंगे। और इसकी देखरेख करने के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है। इसमें एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक ट्राइब्यूनल होगा। अगर उस किसी को किसी प्रकार का विवाद होता है या कोई शिकायत रह जाती है तो ट्राइब्यूनल है, उसके बाद एक अपील का सिस्टम है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था लीगल फ्रेमवर्क में है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं और लोगों को पता नहीं हो। समाचार पत्रों में इसका पूरा प्रकाशन होगा, लैंड का डिटेल, लैंड देने वालों का डिटेल, सब कुछ होगा। जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें उनका समूह का जो जो भूमि धारक होंगे उनका समूह हम बनाएंगे और उनके साथ बैठकर हम प्लान करेंगे कि किस तरह से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो ये बुनियादी तौर पर हमारी लैंड पूलिंग का मॉडल है। अगर किसी के पास जमीन कम हो या लैंड पूलिंग में हमारा साथ नहीं देना चाहता तो वैसी सूरत में हम उनके साथ निगोशिएटेड परचेज करेंगे, उनके साथ आपसी बातचीत से हम बाजार दर पर उनको जो मूल्य है जमीन की वो देंगे और प्लस इंसेंटिव में उनको हम लोग टीडीआर देंगे, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स बोलते हैं। उनकी जितनी जमीन जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी पब्लिक फंक्शन के लिए उतनी जमीन के मूल्य के बराबर उनको हम ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स देंगे। ये टीडीआर बहुत तेजी से बिकते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं या उन्हीं का अपना घर वो बना रहे हैं, तो उस टीडीआर से एक्स्ट्रा स्पेस एफएआर एक्स्ट्रा उनका बन जाता है और ये काफ़ी वैल्यूबल इंस्ट्रूमेंट है अर्बन प्लानिंग में। हम उनको शेयर जो ट्रेडेबल टीडीआर देंगे, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स, ताकि उनको फिर जो भूमि एक्विजिशन में 4 गुना मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिले। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी भूमि धारक को कम से कम उनकी ज़मीन जो हम ले रहे हैं उसका 5 गुना और भूअर्जन की तुलना में ज़्यादा ये उनको उपलब्ध हो और हमारे पूरे हिस्से में वो साथ रहें। उनका संगठन हमारे साथ रहेगा, किसानों का पूरी व्यवस्था पारदर्शी रहेगी और ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई बुलडोज कर रहे हैं हम लोग, जो कर रहे हैं उस इलाके के लिए कर रहे हैं। उस इलाके में जब प्लान्ड अर्बन ग्रोथ होगा तो वहाँ के जनरेशंस के लिए उसका फायदा आएगा, उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। और जो प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी है खेती की बेसिकली, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर, इसके अलावा राज्य सरकार ने हर 11 टाउनशिप के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। कहीं पर एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, कहीं पर फिल्म सिटी आ रही है, कहीं पर इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं, तो हर जगह कुछ ना कुछ सोचा हुआ जो उसको एंकर करेगा, जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट आएगा, ये हम उसकी गारंटी देना चाहते हैं। इसलिए उस टाउनशिप के साथ एक मेजर इकोनॉमिक सेंटर हम एंकर कर रहे हैं। तो काफ़ी विस्तार से इस पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार में काफ़ी सोच विचार चल रहा है, काफ़ी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ वर्ल्ड बैंक की टीम है जो देश के जाने माने विशेषज्ञ हैं और यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं, एकेडमिक्स हैं, प्लस जो स्पेशलिस्ट हैं उनका भी सहयोग हम ले रहे हैं। और आपको बताऊं कई शहरों में जब भूमि वापस करते हैं डेवलपमेंट के बाद तो कहीं 25% करते हैं, कहीं 40% करते हैं। हम लोगों ने मिनिमम 55% रखा है और इसलिए रखा है कि किसी को ये फील नहीं हो कि हमने उसको नुकसान पहुंचाया। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूं कि अभी जिनके पास ज़मीन है, किसानों के पास, अभी जो हमने फीस लगाई है राज्य सरकार ने, खरीद बिक्री पर रोक लगाई, ये उनके हित में है ताकि उनकी ज़मीन औने पौने दाम पर कोई खरीदे नहीं और हमारे लिए डेवलपमेंट मुश्किल हो जाए। तो सुना आपने, स्पष्ट कहा गया कि जो टाउनशिप की प्लानिंग है उसका प्रारूप मैप के साथ मीडिया में आएगा, मतलब अखबारों में प्रकाशित किया जाएगा। उसको लेकर किसी को कोई परेशानी है वो अपनी शिकायत कर सकता है, उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। ये सारी चीज़ें जो प्रावधान अमूमन भूअर्जन में जो प्रावधान होता है वह भी इसी तरह का प्रावधान होता है और उसको यहाँ पे दिया जाएगा। जो प्रकाशित होता है उसमें ज़मीन का खाता खेसरा, कौन उसका मालिक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो सारी चीज़ें आएंगी। मतलब
ये पारदर्शी बन जाए कि कहाँ कहाँ किसका किसका ज़मीन जा रहा है या उस प्रोजेक्ट में आ गया है, जा रहा है नहीं कहेंगे, उस प्रोजेक्ट में आ गया है। वहीं जो बातें उन्होंने कही कि किसानों को 55% जगह दे दिया जाएगा, तो यह एक सकारात्मक चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस डेवलपमेंट और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनका ज़मीन सड़क किनारे नहीं है, क्योंकि सड़क किनारे जो ज़मीन है उसका रेट तो ऐसा ही ज़्यादा होता है, लेकिन जिस ज़मीन के पास सड़क नहीं है उसका रेट बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब यह टाउनशिप डेवलप होगा तो हर, जैसा मैंने कहा कि प्लॉट के साथ सड़क होगा, पानी होगा, सीवरेज सिस्टम होगा, मतलब कि सब समान रूप से विकसित किया जाएगा। वैसी स्थिति में उन लोगों को ज़्यादा मुनाफा होगा, मतलब उनके ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वैसे में उसका 55% भी दे दिया जाए। जैसा विनय कुमार ने कहा भी कि अगर 10 गुना भी बढ़ता है तो 55% का मतलब 1 लाख का 10 गुना हो गया तो 10 लाख हुआ। 55% का मतलब कि 5.5 लाख रुपया मूल्य की प्राप्ति होगी। वो पैसे में नहीं होगा, ज़मीन में होगा। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर किसी के ज़मीन का छोटा टुकड़ा है, जबकि आप कह रहे हैं कि सारे प्लॉट बराबर के होंगे, चूँकि पूरी प्लानिंग के साथ बन रहा है, शहर को उस हिसाब से डेवलप करना है, तो किसी के पास मान लीजिए कि मात्र 10 डिसमिल ज़मीन है और जो प्लॉट होने वाला है वो बड़ा होने वाला है, उस स्थिति में उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। और यह एक भ्रम पैदा कर रहा है कि उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, उसका 55% तो ज़मीन के रूप में, प्लॉट के रूप में दिया नहीं जा सकेगा, क्योंकि प्लॉट बड़ा होगा। उस व्यक्ति के अगर 10 डिसमिल ज़मीन है तो उसको तो 55% का मतलब कि 5.5 डिसमिल ही ज़मीन उसको मिलेगा। उस स्थिति में उस व्यक्ति का क्या होगा, यह एक प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि यह निश्चित रूप से, जैसा विनय कुमार ने कहा, कि भूअर्जन से ज़्यादा होगा, क्योंकि भूअर्जन में 2 गुना से लेकर 4 गुना तक मिलता है, मतलब 1 लाख का 4 लाख मिलेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रावधान है उसके तहत कम मिलता है। तो उस स्थिति में अगर 55% डेवलपमेंट के बाद सरकार देती है तो निश्चित रूप से ये हक में है किसानों के, या जो भूस्वामी हो गए उनके हक में होगा। लेकिन यहाँ एक जो बात उन्होंने कही कि जिलाधिकारी के अध्यक्षता में जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ एक टीम गठित होगी जो इसको देखेगी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी के स्तर पर ही, मतलब व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिला स्तर पर ही ये सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, जिसके चलते भूअर्जन के इतने मामले बिहार में अटके हुए हैं। तो इस पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाएगा, किस तरह से जिलाधिकारी द्वारा, एक तरह से कहें कि जब शिकायतें आएंगी उसके साथ क्या न्याय किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। चूँकि भूअर्जन में खास कर देखा गया है कि जो ज़मीन की कीमत होती है तो जिला भूअर्जन पदाधिकारी, मतलब जो जिलाधिकारी होते हैं या जिला प्रशासन होता है, उसके तहत मुआवजे का रेट कम कर दिया जाता है, जिससे असंतोष बढ़ता है। ज़मीन के कागज़ में इतना लेकुना निकाला जाता है कि किसान परेशान हो जाता है, और उसके पीछे कई तरह की मंशा होती है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप जानते हैं। तो यह एक मामला है कि इस पर किस तरह नियंत्रण रखा जाएगा। अगर इस पर नियंत्रण नहीं रहा तो वह लोग, जिन लोगों की ज़मीन है, वो उनके लिए परेशानी का सबब होगा। और के साथ ही यह कहा गया है कि अगर आपकी शिकायतें कोई हैं तो उन शिकायतों को दूर करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। तो मित्रों, आप ज़रा इसको गौर से समझिए। ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल मतलब एक प्राधिकार होता है जिसमें आप जाएंगे, अपनी शिकायत देंगे, वहाँ एक पदाधिकारी होते हैं जो जज रैंक के, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ही होते हैं,
और वह सारी चीज़ों को समझने के बाद उस पर अपना फैसला देते हैं और वो फैसला अंतिम फैसला होता है। उसके बाद अगर उस पर कोई अपील या उससे आप संतुष्ट नहीं है तो सीधे हाई कोर्ट जाना पड़ता है। वैसे स्थिति में आप जरा समझ लीजिए कि जो भूअर्जन होता है तो भूअर्जन के लिए भी बाज़ाब्ता बना हुआ है इस तरह का प्राधिकार, जिसको राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के तहत ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। और इसके लिए बाज़ाब्ता यह जो बना हुआ है लारा, मतलब इसको लारा ही कहते हैं, लार कोर्ट, तो इसके द्वारा 6 महीने के अंदर में मामले को निपटाना है। लेकिन भूअर्जन के ऐसे सैकड़ों मामले आपको मिल जाएंगे जो 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल से अटके हुए हैं और उनको उसका निराकरण नहीं होता है। और जब मैंने कई मामलों को देखा है और यह देखा कि लारा कोर्ट में जो जज है या जो प्राधिकार पदाधिकारी है, जो पीठासीन पदाधिकारी हैं, वह तो फैसला बहुत से लोग करना चाहते हैं, लेकिन बावजूद जब कागज़ों की, जब चीज़ों की जानकारी जब मांगा जाता है जिलों से, तो जिला उस पर कुंडली मारकर बैठ जाता है और वह मामला अटका रहता है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों मामले हैं। किसी भी जगह, चाहे मुजफ्फरपुर हो या पटना हो, किसी भी जगह के लारा कोर्ट में आप जाकर देख लीजिए, आपको यही स्थितियां मिलेंगी, जहां वर्षों बरस से किसान दौड़ते हैं लेकिन उनका निराकरण नहीं होता है, उनको न्याय नहीं मिलता है। तो वैसी स्थिति में ये जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है, इसके लिए कठोर नियम बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि नियम तो लारा में भी है भूअर्जन के लिए कि 6 महीने में मामले का निपटारा कर देना है, लेकिन 10 साल में भी निपटारा नहीं हो रहा है। तो अगर वो स्थितियां बनी तो टाउनशिप तो बन जाएगा, लेकिन किसानों की किस्मत निश्चित रूप से बिगड़ जाएगी। यह एक बड़ी बात है और इस पर सरकार को, विभाग को पूरी तरह नियंत्रण रखना होगा। अगर नहीं रखा गया तो परेशानियां किसानों की बढ़ेंगी। अब एक बात जो विनय कुमार ने, जो प्रधान सचिव है, उन्होंने कहा है, टीडीआर की बात उन्होंने कही है, ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइज। मतलब कि अगर आपकी कोई ज़मीन है जो टाउनशिप जो बन रहा है उसमें सड़क के लिए, पार्क के लिए, या यूं कहें कि सार्वजनिक उपयोग के लिए वह जगह चिन्हित किया गया है, वैसी स्थिति में आपको बिना मुआवजा दिए हुए वह ज़मीन टीडीआर मतलब ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइज का सर्टिफिकेट जारी करके वो ज़मीन सरकार ले लेगी। अब ये टीडीआर होता क्या है, यह आम व्यक्ति नहीं समझ पाता है, तो इसको जानने की ज़रूरत है कि टीडीआर है क्या। देखिए, किसी ज़मीन के मालिक को उसकी ज़मीन पर जितना निर्माण करना है, मतलब मान लीजिए कोई भवन करना है, निर्माण करना है, तो जितना का अधिकार होता है और उस ज़मीन का उपयोग सरकार करना चाहती है सड़क के लिए, पार्क के लिए या सार्वजनिक योजना के लिए, वैसी स्थिति में क्या होता है कि नगद मुआवजा देने की जगह पर वहाँ पे एक टीडीआर सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अब यह टीडीआर सर्टिफिकेट है क्या कि आपको एक तरह से ये समझिए कि एक अधिकार दे दिया जाता है, टीडीआर ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइज का अधिकार दे दिया जाता है। उस अधिकार के तहत, उस सर्टिफिकेट के अनुसार आप किसी दूसरे जगह पर जाकर टीडीआर में जो मान्यता दी गई है, जितना उसका मूल्य निर्धारित किया गया है या उसकी उपयोगिता निर्धारित की गई है, उसके अनुसार वहाँ पे आप अपना निर्माण कर सकते हैं। या अगर आप निर्माण नहीं करना चाहते हैं, उस स्थिति में आप किसी डेवलपर को, किसी बिल्डर को बेच सकते हैं, जो आपको कैश दे देगा और
उस निर्माण के अधिकार का जो टीडीआर के तहत आपको मिला था उसका उपयोग वो बिल्डर कर लेगा। या फिर यह भी हो सकता है कि आप बिल्डर के साथ मिलकर, एक साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। यह कहीं भी आप जाके चाहें कि निर्माण कर लेंगे ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर इस टीडीआर के तहत अगर आपकी ज़मीन चली गई और आपको टीडीआर मिल गया तो आप कहाँ पे बनाएंगे, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। तो एक विषय तो यह है कि आपकी कहीं ज़मीन हो लेकिन वह ज़मीन उस एरिया में आता हो जिस पर निर्माण की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है। तो उस एरिया में आप अगर जाते हैं तो आप अपनी ज़मीन के साथ, सरकार इसके लिए अनुमति देगी, लेकिन आप अपने ज़मीन के साथ अपने निर्माण के एरिया को बढ़ा सकते हैं या अपने फ्लोर को बढ़ा सकते हैं, ये आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यह जगह सरकार कौन सा देती है? तो यह जगह मैक्सिमम उस जगह वो जगह होता है जो शहर का बाहरी इलाका हो या जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सरकार बढ़ाना चाहती है या वो डेवलपमेंट एरिया हो। हर शहर में देखिएगा कि शहर के बाहर प्रशासन, सरकार एक डेवलपमेंट एरिया बनाती है, तो उस एरिया में आप यह काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप जहां चाहें वहीं, मतलब इसका उपयोग आप वहीं कर सकेंगे जहां सरकार इसके उपयोग की अनुमति देगी। या इसके साथ एक और दूसरा हो सकता है कि आप उस टीडीआर को किसी बिल्डर को बेच दीजिए। जब बेच देंगे तो उसका उपयोग वो करेगा, उसका आपको कैश, नगद पैसा दे देगा। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप किसी बिल्डर के साथ मिल जाइए और जॉइंट वेंचर में आप कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो यह भी एक उपाय है। कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बंधन है। जैसे अगर कोई कृषि भूमि है उस पर आप टीडीआर का उपयोग करते हुए कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं, या जहां निर्माण की अनुमति नहीं है, बहुत से ऐसे जगह हैं जहां निर्माण की अनुमति सरकार नहीं देती है, वहां आप नहीं कर सकते हैं। या शहर में बहुत घनी आबादी है, वहां पे आप चाहें कि वहां पे हम इसका उपयोग करें, तो मैक्सिमम वैसे जगहों पे सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। मतलब इन जगहों पर टीडीआर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। साफ मतलब है, स्पष्ट, कि जहाँ की ज़मीन सरकार ले रही है वहाँ जो आपकी ज़मीन सरकार ने लिया वहाँ विकास होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो बाद की बात है। लेकिन जहाँ सरकार आपको भेजती है उस टीडीआर के उपयोग के लिए, वहाँ एक तरह से कहें कि विकास को धकेला जाता है सरकार द्वारा। मतलब एक और है कि बिना मुआवजा दिए हुए, बिना नगद पैसा दिए हुए टीडीआर के तहत सरकार आपकी ज़मीन ले लेती है। इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यही है कि जहाँ की ज़मीन सरकार ने ले ली वहाँ नहीं, बल्कि सरकार जहाँ अनुमति देगी वहीं पर आप इस टीडीआर का उपयोग करते हुए निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस टीडीआर में कुछ परेशानियां भी होती है, क्योंकि एक तो इसका जो नियम है वो बड़ा जटिल है। दूसरी बात कि हर जगह पर टीडीआर का जो मार्केट वैल्यू होता है वो एक तरह का नहीं होता है। मतलब कि जो दरभंगा में बनने जा रहा है या सहरसा में और पूर्णिया में बनने जा रहा है, उसका मार्केट वैल्यू वो नहीं होगा जो सैटेलाइट टाउन पटना में बनने जा रहा है। और पटना में जो ज़मीन का टीडीआर मिलेगा उसका मार्केट वैल्यू बहुत होगा। आपने सुना भी होगा कि जब विनय कुमार बता रहे थे तो उन्होंने कहा कि पुनपुन में जो बन रहा है उसकी कीमत 20 गुना हो जाएगी। लेकिन अब ये कहें कि मुजफ्फरपुर में भी ज़मीन 20 गुना हो जाएगा, जो सैटेलाइट एरिया बन रहा है, तो 20 गुना नहीं होगा, 10 गुना हो सकता है, 12 गुना हो सकता है। कहने का मतलब कि एरिया वाइज टीडीआर का मार्केट वैल्यू होता है और छोटे शहरों में इसका वैल्यू कम होता है। अगर वैल्यू ज़्यादा कम हुआ उस स्थिति में जो भूअर्जन होता है उससे कहीं कम ना हो जाए, इस बात की संभावना रहती है।
दूसरी बात कि टीडीआर आप बिल्डर को दे दिए या कोई भू माफिया आपसे वसूल लिया तो उस स्थिति में परेशानियां होंगी और उसका वो दुरुपयोग कर सकेगा। कुल मिलाकर आप यही कह सकते हैं कि यह नियम बड़ा जटिल है और इसको समझना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात कि यह अब तक मुझे नहीं लगता है कि बिहार में टीडीआर का चलन है, क्योंकि ये सब सबसे ज़्यादा मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर आदि बड़े शहरों में टीडीआर का उपयोग अब तक होता रहा है। लेकिन अब एक सवाल यह कि अगर आप जमीन टीडीआर के तहत नहीं देना चाहते हैं, उस स्थिति में क्या होगा? मान लीजिए प्रोजेक्ट में सड़क या पार्क के लिए आपकी ज़मीन चिन्हित हो गई, जो मैप प्लान बना उसमें आपकी ज़मीन पार्क के जहाँ बनना है वहीं पे है, तो उस स्थिति में आप कहिएगा कि हम ज़मीन नहीं देंगे, तब क्या होगा? टीडीआर के तहत तब सरकार उसका अधिग्रहण करेगी। यही होता है अमूमन। विनय कुमार ने कहा भी है कि बैठ के हम उस पर बात करेंगे। तो वो एक्चुअली भूअर्जन का मामला हुआ और उसमें यही होता है कि जो सरकारी दर होता है या जो बाजार मूल्य होता है, उसमें दोनों में जो अधिक होगा उस आधार पर उस ज़मीन को सरकार लेती है और जो भूअर्जन का तरीका है उसी तरीके से 4 गुना रेट दिया जाता है। और कहने का मतलब है कि सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए आपकी ज़मीन कानूनी जो प्रक्रिया है उसको अपनाकर ले सकती है। आप सीधे नकार दें उससे नहीं चलेगा, क्योंकि वो सार्वजनिक उपयोग की चीज़ होती है, सार्वजनिक काम होता है। कहने का मतलब है कि यह जो खरीद बिक्री पर रोक लगाया गया है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जो ग्रामीण इन सारे चीज़ों को नहीं जान रहे हैं, जो किसान नहीं जान रहे हैं, जो मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र के हैं और उनको सोशल मीडिया या अखबारों से, न्यूज़ से बहुत मतलब नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वैसे लोगों के ज़मीन को ये जो भू माफिया हैं वो लालच देके औने पौने दाम पर ले लेते हैं। और उस स्थिति में वो इसलिए लेते हैं कि अगर भूअर्जन हुआ तब भी ज़्यादा पैसा मिला, और अगर उनको टीडीआर के तहत हुआ तब भी उनका बल्ले बल्ले है, या फिर जिस हिसाब से 55% भी अगर शेयर मिल गया तब भी उनका बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो तो बाद में बेच देंगे उन सारी चीज़ों को। तो उस स्थिति में सरकार को भी परेशानियां होती है और ज़मीन जितनी बार ट्रांसफ़र होगा उतने बार ज़मीन की मलकियत बदलेगी और सरकार को मुआवजा या कोई भी काम करने के पहले मलकियत को निश्चित रूप से जांचना पड़ता है। तो इन सारे अगर बार बार इसका ट्रांसफ़र होता है तो बहुत परेशानी विभाग को या सरकार को होती है। इसलिए इस पर बैन लगा दिया जाता है ताकि ये भू माफिया या उस तरह के लोग जो आम जनता है, जो किसान है, उसको मूर्ख बनाकर उनकी ज़मीन औने पौने दाम पर नहीं ले सके। क्योंकि बहुत लोग डरा कर भी ले लेते हैं। मैंने कई जगह देखा है जहाँ भूअर्जन होना है तो पहले ही लोग डरा देंगे कि देखिए ऐसा है कि आपको इतना ही पैसा मिलने वाला है, इससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अब वह व्यक्ति जो अनपढ़ है या कानूनी प्रक्रिया को नहीं जानता है वो डर जाएगा और उस स्थिति में उनसे ज़मीन ले लिया जाता है और बाद में इस तरह की बड़ी घटना है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसमें ज़्यादा लोग वही शामिल होते हैं जो वाइट कॉलर्ड हैं, बड़े बड़े लोग। ऐसे एक नहीं दर्जनों मामले हैं। तो खैर यह स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इससे बिहार का डेवलपमेंट होगा। चूँकि कई चीज़ों को जोड़ा गया है सैटेलाइट टाउन के साथ, आर्थिक रूप से कैसे विकास होगा उसको भी जोड़ा गया है। तो यह है तो बड़ा अच्छा, लेकिन यह अच्छा तभी होगा जब जो नियम बनाए जाएं उस नियमों का पूरे मनोयोग से और सख्ती के साथ इसका उपयोग हो। अगर पूरी पैनी नज़र नहीं रहे तो सैटेलाइट टाउन तो बन जाएगा, किसानों का क्या होगा यह भगवान भरोसे होगा। तो मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। इससे जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, कोई भी सवाल हो
तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी बात को कह सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशाह आभार।